जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम डीसी की तरह एसी को क्यों नहीं स्टोर कर सकते। इसके विषय में जानेंगे कि आपने सुना होगा कि डीसी सप्लाई को तो हम स्टोर कर सकते हैं लेकिन एसी सप्लाई को हम नहीं स्टोर कर सकते हैं। इसके विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे और इस वीडियो में हम लोग कई टॉपिकों पर इसके विषय में चर्चा करेंगे कि एसी और डीसी ऊर्जा के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, कि एसी ऊर्जा जो एसी सप्लाई होती है वो और डीसी सप्लाई होती है वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और एसी जो एनर्जी होती है को स्टोर करने में क्या क्या हमें चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हम इसको स्टोर नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ साथ एसी जो एनर्जी होती है के स्टोरेज के विकल्पों के भी समझानेंगे, किन किन तरीकों से क्या हम इसको मतलब बिल्कुल भी नहीं स्टोर कर सकते हैं, और अगर स्टोर कर सकते हैं तो किन किन तरीकों से स्टोर कर सकते हैं, मतलब कितने प्रकार से हम एसी को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके मन में होंगे कि एसी को स्टोर करने के विषय में, एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग की जो करंट होती है उसको स्टोर करने के विषय में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, एसी को स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, वीडियो के दौरान आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि ये सारे पॉइंट्स भी इस वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित बहुत से कन्फ्यूजन्स का भी जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि डीसी और एसी में क्या अंतर होता है, मतलब डीसी जो सप्लाई होती है और उसमें और एसी जो होती है उसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो डीसी करंट होता है यह एक निश्चित दिशा में बहता है। मतलब निश्चित दिशा मतलब ये हो गया कि ये हमारा डीसी है तो इसमें देखिए एक निश्चित दिशा मतलब ये हो गया कि एकदम सीधी लाइन, एकदम सीधी लाइन में ये फ्लो होता है। ठीक है, एकदम सीधी लाइन में, इसमें किसी प्रकार की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कोई वेव नहीं होती है, इसलिए यह एक सीधी दिशा में बहता है। बैटरी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। बैटरी से हम डीसी करंट को प्राप्त करते हैं। मतलब जो हमारे घरों में जो आपने देखा होगा इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी का उपयोग होता है उसी से हमें डीसी प्राप्त होती है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं उनके द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं उनको हम जो डीसी सप्लाई होती है उसे जोड़ते हैं और उपयोग करते हैं। जैसे कि एक समझ लीजिए कि एग्जांपल ले लीजिए, टीवी का रिमोट होता है वो हो गया, जो घरों में घड़ियां लगी हुई होती हैं वो होती हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका डीसी से ही वो चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम डीसी सप्लाई का उपयोग करते हैं। ये हमारा देखिए डीसी सप्लाई का ये मतलब ये डायग्राम है। इसमें देखिए, ये देखिए एकदम सीधी रेखा में डीसी चलती है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मतलब जैसे ये चतुर्थांश होता है ना, तो इसमें ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव नेगेटिव होता है ना। तो ये जो हिस्सा होता है ये हमारा पॉजिटिव का ही होता है। तो डीसी सप्लाई जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव में ही चलती है, कभी वो नेगेटिव में नहीं आती है। तो ये डीसी में होता है। अब इसके साथ साथ देखिए एसी के विषय में जानिए कि दिशा में परिवर्तन करता रहता है। जो हमारा एसी सप्लाई होता है वो देखिए इस प्रकार से दिशा में परिवर्तन करता है। कैसे परिवर्तन करता है, देखिए इस प्रकार से जब ये पॉजिटिव में ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो नीचे आता है। इसमें देखिए डीसी में देखिए, डीसी में सीधी लाइन में चल रहा है, लेकिन एसी में देखिए ऊपर गया पॉजिटिव में, ठीक, यहाँ पॉजिटिव में गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव में आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर वो पॉजिटिव में गया, फिर वो नेगेटिव में आ गया। मतलब ये समय के साथ अपनी दिशा को बदलता रहता है जो एसी होता है। लेकिन जो डीसी होता है वो दिशा को नहीं बदलता, वो एकदम फिक्स सीधी रेखा में चलता है, मतलब पॉजिटिव में ही चलता है जो हमारा डीसी होता है। इसको हम अल्टरनेटर टरबाइन से प्राप्त करते हैं और मोटरों, पंखा, ट्यूबलाइट और अन्य जो बिजली के उपकरण होते हैं उनके द्वारा इसको कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, ट्रांसफार्मर है, टरबाइन है, अल्टरनेटर है, इससे हमें एसी सप्लाई प्राप्त होती है। अब जैसे घर में पंखा लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है, या जो भी उपकरण लगे हुए हैं, जब फ्रिज है, मोटर है, ये सभी चीज़ें एसी सप्लाई से ही चलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसी सप्लाई का जो सिंबल होता है, देखिए ये अपना जो मान है, जो दिशा है वो समय के साथ बदलता रहता है और इसकी जो दिशा होती है वो बदलती नहीं है, वो एकदम फिक्स इसकी दिशा होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि डीसी और एसी दो मुख्य प्रकार की बिजली होती है। दो ही प्रकार की बिजली होती है, एक होता है हमारा एसी सप्लाई और एक होता है हमारा डीसी सप्लाई। दो ही प्रकार की मुख्य रूप से बिजली होती है। डीसी एक निश्चित दिशा में बहती है जैसा मैंने आपको बताया, जबकि एसी जो होती है वो परिवर्तित करती रहती है अपने मार्ग को, अपने जो डायरेक्शन होता है उसको वो चेंज करती रहती है। बैटरी डीसी का उत्पादन करती है, जबकि जो एसी सप्लाई होती है
अल्टरनेटर है या टरबाइन है, उससे जो एसी सप्लाई हमें प्राप्त होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनको हम डीसी से चलाते हैं, जबकि जो मोटरें होती हैं व अन्य उपकरण जो होते हैं उनको हम एसी सप्लाई से चलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसी और डीसी में मुख्य रूप से अंतर। अब आइए जानते हैं कि बैटरी कैसे काम करती है। जो बैटरी होती है, क्योंकि ये चीज़ जब तक आप नहीं समझेंगे कि बैटरी कैसे काम करती है, अपने काम करने के अनुसार ही बैटरी में जो डीसी सप्लाई होती है उसको स्टोर किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है डीसी में कि जो इसको स्टोर कर लिया जाता है, और एसी में ऐसा क्या होता है जिसको हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। बैटरी होती है हमारी, वो इस प्रकार से होती है। इसमें देखिए बैटरी में डीसी सप्लाई रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। अब रासायनिक ऊर्जा मतलब ये हुआ कि एक मतलब समझ लीजिए, इसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है। इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनता है कि जो आसुत जल होता है उसमें बूंद बूंद करके H2SO4 को डाला जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब यह इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है और इसमें एनोड और कैथोड की दो रॉडें होती हैं, इनकी मदद से हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डीसी जो सप्लाई है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयनीकरण हो जाता है, जिससे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। कुल मिला करके इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, डीसी सप्लाई होती है, वो इसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो बैटरी होती है उसमें स्टोर होती है। और बाद में इस रस मतलब क्या होता है कि पहले हम डीसी सप्लाई किसको देते हैं, बैटरी को, वह जो क्या करता है रासायनिक ऊर्जा, इस रासायनिक ऊर्जा के रूप में उस जो एसी डीसी सप्लाई होती है उसको एकत्रित करता है इसके अंदर। तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, मतलब जैसा मैंने आपको बताया, और डीसी करंट का उत्पादन होता है। पहले हम क्या करते हैं, डीसी को हम स्टोर करते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में, और फिर उसे जब हम लेते हैं वापस डीसी को, फिर उसको हम इन्वर्टर के माध्यम से हम उसको एसी में बदल करके अपनी ज़रूरत के अनुसार हम उसको ले लेते हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है। जब बैटरी का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, या विद्युत ऊर्जा डीसी करंट के रूप में होती है। जो यह विद्युत ऊर्जा होती है इसमें बैटरी में, वह डीसी करंट के रूप में होती है। तो बैटरी कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम क्या करते हैं, उसको हम डीसी में बदल लेते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा, और फिर उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार हम यूज़ कर लेते हैं। इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, और ये देखिए स्विच लगा हुआ, ये बल्ब लगा हुआ है। जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तुरंत ही हमारा बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि जो मतलब यहाँ से जो सप्लाई है वो हमारी फ्लो होने लगेगी। अब देखिए एसी को स्टोर करने में जो समस्याएं आती हैं वो क्या आती हैं, क्योंकि आपने डीसी को तो समझ लिया कि वो डीसी सप्लाई को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देती है बैटरी, और फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो उस केमिकल एनर्जी से हम डीसी सप्लाई बना लेते हैं। लेकिन एसी सप्लाई को जब हम स्टोर करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से हम इसको स्टोर नहीं कर पाते हैं। वो क्या है कि बैटरी केवल डीसी सप्लाई को ही स्टोर करता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। अब एसी जो होती है वह दिशा में अपना परिवर्तन करता रहता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एसी सप्लाई होती है वो पॉजिटिव में भी चलती है और नेगेटिव में भी चलती है। तो यह अपनी दिशा को एक समय के साथ बदलता रहता है, मतलब अपने डायरेक्शन को जो है चेंज करता रहता है। इसीलिए इसमें जो परिवर्तन जो होता है ना, जो दिशा में इसके परिवर्तन होता है, यही प्रमुख कारण होता है कि इसको हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए एक रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है। अगर आपको एसी को डीसी में बदलना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टिफायर की मदद लेनी पड़ेगी। मैं आपको आगे बताता हूँ, एक रेक्टिफायर की मदद लेनी पड़ेगी। अब यह रेक्टिफायर जो होता है वह ऊर्जा को बर्बाद करता है। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर लेते हैं ना, तो वह इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि आधे चक्र का जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो एसी सप्लाई होती है उसका आधे चक्र का ही उपयोग करता है और बाकी आधा हिस्सा को जो काट देता है। इसीलिए आधी ऊर्जा जो होती है वो नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए कैसे वो काटता है। देखिए ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर है, एक रेक्टिफायर का उपयोग किया गया है। ये देखिए, ये जो आधा हिस्सा जो हमारा है यह पॉजिटिव का है, और फिर ये आधा हिस्सा हमारा जो है नेगेटिव का है। तो चूंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ये क्या करता है कि केवल पॉजिटिव वाले को ही ले लेता है। ठीक है, इस प्रकार से केवल पॉजिटिव वाले को ही लेता है, नेगेटिव वाले को नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी एसी सप्लाई होती है वो पॉजिटिव में भी चलती है, नेगेटिव में भी चलती है। तो यहाँ पर जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें केवल एक डायोड का उपयोग किया जाता है। वो एक डायोड क्या करता है कि इस एसी सप्लाई में जो
पॉजिटिव वाला होता है ना, उसी को केवल लेता है। जैसा देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो हाफ होता है पॉजिटिव वाला जो होता है उसी को लेता है, जो नेगेटिव वाला होता है उसको नहीं लेता है। तो इसीलिए जो नीचे वाला जो नेगेटिव वाला होता है वो हमारा बर्बाद हो जाता है और ऊपर वाला ही केवल हमारा यूज़ में आता है। तो मतलब आधी जो उसमें होती है इलेक्ट्रिसिटी वो हमारी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से हम इनपुट एसी सप्लाई को देते हैं और उसके बाद अगर हमें इसको बर्बाद नहीं करना है, बर्बाद होने से बचाना है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम फुल वेव रेक्टिफायर का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से 4 डायोड को, मतलब सेकेंडरी साइड की सप्लाई होगी उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर में लेके जाएंगे और वहाँ से हम डीसी को इस प्रकार से हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायोड होता है। देखिए इस प्रकार से ये हमारा डायोड होता है। इसका इधर का हिस्सा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इधर का हिस्सा जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, मतलब ये एनोड होता है। और ये जो हमारा कैथोड होता है ये भी देखिए हमारा डायोड है। इसमें देखिए ये जो होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है और ये हिस्सा हमारा नेगेटिव होता है। अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर का उपयोग किया है तो केवल एक ही डायोड उपयोग में आएगा। एसी दिशा में परिवर्तन करता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जबकि बैटरी केवल डीसी को ही स्टोर कर सकती है। एसी को डीसी में बदलने के लिए एक रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है। रेक्टिफायर ऊर्जा को बर्बाद करता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर यदि आप उपयोग करते हैं तो वह एसी सप्लाई को में जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें आधी जो एसी सप्लाई होती है उसको बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है, रोक देता है और आधे को ही वो बनाता है डीसी में। ठीक है, तो कुल मिला करके बात ये हुई कि इसको स्टोर ना कर पाने का कारण ये होता है कि एसी सप्लाई को स्टोर हम क्यों नहीं कर पाते हैं। उसका केवल यही कारण होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से हम इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या हम इसको बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकते हैं? तो स्टोर कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आप स्टोर कर सकते हैं। एसी को स्टोर करने के तरीके कितने हैं, किन किन तरीकों से हम एसी सप्लाई को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको एसी सप्लाई को स्टोर करना है, इकट्ठा करना है, तो उसको सबसे आसान तरीका यही होता है कि पहले एसी सप्लाई को आपको डीसी में चेंज करना पड़ेगा और उसको बैटरी में आप स्टोर कर लीजिए और बाद में फिर से आप डीसी जो सप्लाई आपकी स्टोर है इसको आप फिर से एसी में चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है स्टोर करने का एसी सप्लाई को। बाकी कैपेसिटर में आप एकत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कैपेसिटर में आप एसी सप्लाई को स्टोर कर सकते हैं। आप क्या करें कि इसमें जो माइक्रोफैरड होता है ना, जो आपका कैपेसिटर होता है, मान लीजिए 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होता है, मतलब ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर इकट्ठा कर लेगा, बाद में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा होगा, यदि मान लीजिए जैसे ये कैपेसिटर है ना, इसको यदि आप सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद जब आप मतलब ये जब चार्ज हो जाए, इसमें आप एक एलईडी बल्ब लगा करके या कोई भी चीज़ लगा करके आप उसको जला सकते हैं। तो कुल मिला करके बात ये हुई कि जो कैपेसिटर होता है ये जो है, जो एसी सप्लाई होती है उसका मतलब स्टोर कर लेता है उसको, और इसके साथ साथ जो इंडक्टर होता है उसका उपयोग करें आप। ये जो इंडक्टर होता है यह भी इलेक्ट्रिसिटी को मतलब एसी सप्लाई को अपने अंदर स्टोर करके रखता है मैग्नेटिक फॉर्म में। यह जो इंडक्टर होता है यह किसी सर्किट में लगाया जाता है। अब इस सर्किट में क्या करता है ये कि मतलब जैसे कि इसमें जब करंट फ्लो होता है, इसके माध्यम से मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी इसमें खास बात ये होती है कि यह कैसे स्टोर करता है, मैग्नेटिक फॉर्म में ये स्टोर करता है। अब मान लीजिए यह क्या करता है कि मान लीजिए इसमें मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, 5 एम्पियर करंट, तो ये क्या करता है कि ये कहता है कि 5 एम्पियर करंट हमसे हमारे अंदर से फ्लो कराइए, चाहे 10 एम्पियर का करंट हमारे अंदर से फ्लो कराइए, चाहे 0 एम्पियर करंट फ्लो कराइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या करता है कि अगर एकदम से सडनली यदि आप फ्रिक्वेंटली आप कम करते हैं करंट को या बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन पर ये एकदम से मतलब 0 सेकंड के अंदर इस करंट को चेंज नहीं करेगा, धीरे धीरे ये चेंज करता है। मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में, अब मान लीजिए एकदम से आपने 4 एम्पियर कर दिया, तो एकदम से ये 4 एम्पियर नहीं करेगा। ये क्या करेगा, तुरंत अपने अंदर से 1 एम्पियर का करंट जो है अपने अंदर से ये दे देगा, जो स्टोर है इसके अंदर से स्टोर करके ये पूरा 5 एम्पियर का करंट सर्किट को देता रहेगा। ठीक है, 5 एम्पियर पूरा का पूरा देता रहेगा। फिर धीरे धीरे करके ये फिर 4 एम्पियर पर शिफ्ट होगा।
ठीक है। लेकिन एकदम से ये शिफ्ट नहीं होगा, एकदम से 4 एम्पियर नहीं करेगा। मतलब ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रिसिटी को, जितनी मतलब इसके अंदर स्टोर होगा, और फिर ये जब कम ज़रूरत पड़ती है जब सर्किट को, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को निकाल करके दे देता है, जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यह करंट में बदलाव का विरोध करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था, एकदम से 4 एम्पियर हुआ ना, तो ये इसका विरोध करता है। और अगर कम हो जाए, जब करंट मान लीजिए 4 एम्पियर हो जाता है, तो यह 1 एम्पियर का जो करंट है वो अपने अंदर से सर्किट को देगा और वोल्टेज को पूरा करता है, तब तक जब तक इसमें से एनर्जी एकत्रित रहती है। मतलब जब तक इसके अंदर एनर्जी एकत्रित रहेगी तब तक ये इस 1 एम्पियर की भरपाई करता रहेगा, और बाद में जब इसके अंदर से एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये फिर से 4 एम्पियर पे जा करके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इंडक्टर होता है, इसमें भी जो एसी सप्लाई होती है उसको स्टोर करते हैं। कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर भी हम एसी सप्लाई को स्टोर करते हैं। तो एसी को स्टोर करने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। एसी को डीसी में बदल करके बैटरी में स्टोर कर लें, सबसे बेहतरीन तरीका तो यही हो गया। दूसरा कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, और तीसरा हम इंडक्टर का उपयोग करते हैं एसी सप्लाई को स्टोर करने के लिए। तो कुल मिलाकर के 3 तरीके सबसे मुख्य होते हैं। बैटरी वाला होता है, उसके बाद कैपेसिटर वाला होता है, और इंडक्टर वाला होता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो हमारा होता है वो बैटरी वाला होता है कि पहले आप एसी सप्लाई को डीसी में चेंज करके बैटरी में स्टोर कर लीजिए, और बाद में फिर उसी डीसी सप्लाई को एसी में चेंज करके आप उपयोग में ले लीजिए। अब बात आती है कि जो हमारी एसी सप्लाई होती है उसके स्टोरेज, जब उसको स्टोर कर लेते हैं आप, तो उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, जो एसी सप्लाई का जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब यूपीएस सप्लाई होती है, वहाँ पर हम उपयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बैटरी वाला तरीका बताया कि हम क्या करते हैं कि पहले एसी सप्लाई को हम डीसी में चेंज कर देते हैं, और बाद में इस डीसी सप्लाई को हम एसी में चेंज करके हम उपयोग कर लेते हैं। तो इस जो यूपीएस होता है इसके अंदर भी बैटरी ही होती है। बस क्या करते हैं, एसी सप्लाई को हम देते हैं यूपीएस को, वो क्या करता है बैटरी में स्टोर करता है, और फिर बाद में हम इस यूपीएस से जो डीसी सप्लाई होती है उसको हम एसी में चेंज करके हम इसको उपयोग करते हैं। तो यूपीएस में हम इसका उपयोग करते हैं। जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं ना, जो मतलब ईवी जो गाड़ियां हैं, उनकी बैटरी में भी यही करते हैं कि हम पहले एसी सप्लाई दे करके बैटरी में हम स्टोर कर देते हैं, डीसी चेंज करके बैटरी चार्ज कर देते हैं, और बाद में उसी से हम आउटपुट लेते हैं। और जो नवीनीकरण जो ऊर्जा है, जो इस समय मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। जो अक्षय ऊर्जा होता है, इसमें क्या होता है कि दुनिया में जो अक्षय ऊर्जा है उसका बहुत ज़्यादा भंडार है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे कि उस भंडार के अंतर्गत हमारा आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब हमारे उसके अंतर्गत आते हैं जो अक्षय ऊर्जा है। जैसे कि हमारा देखिए सोलर है, विंड है कि मतलब हवा तो चलेगी ही चलेगी, और जब हवा चलेगी तो बिजली पैदा ही होगी। जो हमारा सूरज है जो निकलेगा ही निकलेगा, जब सूरज निकलेगा तो सप्लाई को हम बिजली को हम बना लेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी है हमारी, उसके मतलब मदद से हम जो हमारी एसी है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो जो एसी स्टोरेज के कितने अनुप्रयोग होते हैं हमारे, जैसा मैंने आपको बताया कि यूपीएस होता है, ईवी है, और नवीन जो अक्षय ऊर्जा होता है उसमें हम इसका उपयोग कर लेते हैं। वहाँ पर हम स्टोर करते हैं जो हमारी एसी सप्लाई होती है, और उसका फिर हम उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो का जो निष्कर्ष हुआ वो ये हुआ कि एसी को स्टोर करना डीसी की तुलना में अधिक कठिन है। मतलब जो हमारी डीसी सप्लाई होती है उसको स्टोर करना आसान है, जो हमारी एसी सप्लाई होती है उसको स्टोर करना कठिन है। मतलब इस एसी को पहले आप डीसी में स्टोर कर लीजिए, और बाद में फिर इस डीसी से आप एसी को बना लीजिए। तो ये तरीका होता है। और एसी को स्टोर करने के कई तरीके हैं, जैसे कि कैपेसिटर, इंडक्टर, इनकी मदद से हम एसी को हम स्टोर कर सकते हैं। एसी की स्टोरेज के कई प्रयोग हैं, कई तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यूपीएस, ईवी, जो अक्षय ऊर्जा होती है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, वहाँ से हम इसको लेते हैं। तो एसी को स्टोर करना डीसी की तुलना में अधिक कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। एसी को स्टोर करना असंभव नहीं है, आप स्टोर कर सकते हैं। एसी को स्टोर करने के कई तरीके हैं, और इनका अनुप्रयोग भी आप कर सकते हैं, इनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी
कि डीसी की तरह हम एसी को क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर कर सकते हैं तो किन किन तरीक़ों से स्टोर कर सकते हैं और कितना ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने आपको बताया है कि कैपेसिटर और इंडक्टर में तो आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उस जो सप्लाई है, एसी सप्लाई है, यदि उसको आप बैटरी में यदि आप उपयोग करते हैं, स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आप स्टोर कर पाएंगे। लेकिन कैपेसिटर में और इंडक्टर में आप बहुत ही सीमित मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर कर पाएंगे, ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।